बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मारिया गुलजार और आप देख रहे हैं 8th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या वो पूछना चाह रहे हैं। बेटा देखिए ज़रा, लिखा हुआ है अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। एक राइटर है जो पहले दिन 120 अल्फाज लिखता है। 240 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे, 240 अल्फाज लिखता है वो दूसरे दिन। एंड 480 ऑन द थर्ड डे, और 480 वर्ड्स लिखता है तीसरे दिन। इफ़ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम पैटर्न, कहते हैं कि उसके ये जो वो वर्ड्स लिख रहा है इसी तरह अगर वो जिस सीक्वेंस के साथ ये इंक्रीज कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीज करें तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स राइट ऑन द 10th डे। कहते हैं कि आपने ये बताना है कि 10वें दिन उसने कितने नंबर्स लिखे हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं। वर्ड्स की नंबरिंग बतानी है कि उसने 10वें दिन कितने वर्ड्स लिखे हैं। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस किस तरह है कि पहले 120 आ रहा था, फिर दूसरे दिन 240 आ गया, तीसरे दिन 480 आ गया। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये हमारा एक सीक्वेंस है। हम किस तरह लिखेंगे? द सीक्वेंस इज, कौन सा सीक्वेंस हमारा बन रहा है? सीक्वेंस हमारा बन रहा है जी 120 कॉमा, दूसरा क्या बन रहा है हमारा 240, तीसरा डिजिट क्या आ रहा है हमारा 480 अप टू सोन। ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस इस तरह का बन रहा है। मेरे बच्चों, जब हमने यहाँ पर सीक्वेंस को देख लिया तो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में, ये जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, हमारा चैप्टर का आगाज ही सीक्वेंस से हुआ था। अब अगली जो एक्सरसाइजेज हैं हमने देखे हैं कि उसके अंदर दो टाइप्स के सीक्वेंस आते हैं। एक एक्सरसाइज में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा है, दूसरी एक्सरसाइज में हमने जियोमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा है। सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इनकी रेशो सेम आ रही है। तो मेरे बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि चले हमने पहले रेशो को डिस्कस कर लिया कि रेशो सेम होनी चाहिए, चले रेशो निकाल लेंगे। लेकिन असल में हमारा मकसद रेशो निकालना तो नहीं है। हमारा मकसद है कि हमने ये बताना है कि 10th डे में वो कितने वर्ड्स राइट करता है। मतलब कि हमने अब ये भी पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई सीक्वेंस आ रहा है, आपने उसका अचानक से उन्होंने एक चीज़ के बारे में पूछ लिया कि 3-4 चीज़ें गिवन कर दी हैं और आपसे पूछा है जी आप इसकी 10वीं चीज़ बता दें, तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर हमने इस तरह की कोई 2-3 टर्म्स दी हुई हों और हमने अचानक से 3-4 स्टेप के बाद एक और उन्होंने टर्म पूछ ली है, तो उसके लिए हम जनरल टर्म का यूज़ करते हैं। तो मेरे बच्चों, पहले तो हम ये लिख लेंगे कि ये हमारा जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। हम लिखेंगे इट इज जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमने निकालनी है असल में 10th टर्म हमने निकालनी है। 10th, क्योंकि 10th डे के लिए निकालना है तो इसका मतलब है 10th टर्म वो हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे बच्चों, जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, उसके लिए अब हमने 10th टर्म निकालनी है तो हमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। और उसके लिए जनरल फॉर्म के लिए मेरे बच्चों हमें A1 रिक्वायर्ड होता है और हमें R रिक्वायर्ड होता है। पहले A1 देख लेते हैं। A1 मेरे बच्चों, यहाँ पर पहली चीज़ वो 120, ये हमारा A1 है। और R हमारे पास होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करवाएं। 240 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 2s are 24, ये हमारे पास 2 आ गए। R की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अब हमें जनरल फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था? हमें A1 रिक्वायर्ड था और R रिक्वायर्ड था, और उसके साथ साथ हमने पहले ये पहचान कर ली कि हमने 10th टर्म निकालनी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर n हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 10 के। क्योंकि आपने यही बताया है कि 10वें दिन के लिए हमने फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ड्स उसने राइट किए होंगे। तो इसका मतलब है कि मेरे बच्चों यहाँ पर n 10 के इक्वल है। अब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस की होती है an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। मेरे बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है? हमने A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
A1 की वैल्यू पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करनी है और N की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर N आ रहा है वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है मेरे बच्चों, ये 10 पुट करना है। N की जगह मेरे बच्चों यहाँ पर आ रहा है 10, आगे आ रहा है A1 की वैल्यू मेरे बच्चों ये हमारे पास है 120। उसके बाद आगे आ रहा है R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, वो हमारे पास है 2 और इसकी पावर N हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के, 10 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8n वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर 120 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 भी वैसे ही आ जाएगा और ये 10 - 1 है। 10 - 1 ये मेरे बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 के इक्वल। यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हम पीछे से देखते आ रहे हैं, A10 = 120 और आगे ब्रैकेट में 2 था और ऊपर 10 - 1 था, तो 10 - 1 9 आ गया। 120 यहाँ पर 2 की पावर 9 का मतलब है कि 2 को 9 टाइम लिख के आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 2 को 9 टाइम लिख के आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे बच्चों ये आंसर आपका बनेगा 512। 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बन गया 512। 120 को 512 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 61,440। इसका मतलब है कि जो वो फर्स्ट डे में 120 वर्ड्स लिख रहा था, सेकंड डे में 240 वर्ड्स लिख रहा था, थर्ड डे में 480 वर्ड्स लिख रहा था, तो 10th डे में वो कितने वर्ड्स लिखेगा, 61,440। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये हमारे है 61,440। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कहते हैं कि एक ट्राइंगल है और उसके अंदर वाले एंगल्स का जो सम है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी, अंदर वाले एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री है और पेंटागोन के एंगल्स का सम 540 डिग्री के इक्वल है। फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। आपको कहते हैं कि आपने ऑक्टागोन के एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। मेरे बच्चों ट्राइंगल कौन सी होती है, ट्राइंगल हमारे पास 3 कोनों वाली होती है। ये देखें, एक ये कोन, एक ये 3 कोनों वाली। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है, जिसके 4 वर्टिक्स होते हैं, जिसके 4 किनारे होते हैं, 1 ये 2 ये 3 और ये क्वाड्रिलेटरल होती है। पेंटागोन कौन सी होती है, जिसके 5 कोने होते हैं। और ऑक्टागोन कौन सी होती है, जिसकी हमारी 8 साइड्स होंगी। और वो कहते हैं कि अब आपने जो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं वो ऑक्टागोन के फाइंड आउट करने हैं। उन्होंने ट्राइंगल के भी दे दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल के भी दे दिए हैं और पेंटागोन के भी। एक सीक्वेंस आ रहा है, हम यहाँ पर पहले ये लिख लेते हैं, द सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस है मेरे बच्चों, पहले है 180 डिग्री कोमा, दूसरा हमारा क्या आ रहा है 360 डिग्री कोमा, तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है 540 डिग्री। अब हमने निकालना है जी ऑक्टागोन 8 साइडेड वाला। अगर मेरे बच्चों आप नोट करें तो यहाँ पर जो उन्होंने स्टार्ट लिया है वो 3 से स्टार्ट लिया है कि जिनके 3 वर्टिक्स हैं, जिनके 3 किनारे हैं, जिनके 3 एंगल्स हैं वो हमारे पास 180 है, जिसके 4 हैं वो 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं वो 360 के इक्वल है, जिसके पेंटागोन का मतलब है 5 साइड्स वाली ऐसी डायग्राम जिसकी 5 साइड्स हों और 5 ही एंगल हो वो पेंटागोन होती है। तो वो हमारे पास 540। अब हमसे पूछा हुआ है उन्होंने कि 8 साइड वाले के एंगल्स कितने होंगे। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें 3 4 5, यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं, ये हमने 6 7 और हमने कहाँ पर रुक जाना है 8 पर, ठीक है, क्योंकि हमने 8 साइड वाला फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा तवज्जो वाला क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 साइड्स और पता नहीं यहाँ पर आगे n की वैल्यू हमने 6 पुट करनी है। तो उसको मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह उन्होंने मेरे बच्चों ना 1 साइड की बात की हुई है ना 2 की। स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है 3 साइड से, 3 4 5 6 7 8। आपने काउंट कर लेना है कि हमारी जो 8 साइड है वो किस नंबर पे पहुंच रही है। ये देखें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करना शुरू करें, हम काउंट करना शुरू करें तो यहाँ पर देखें ये 1 2 3,
ये 4, ये 5 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 6। मतलब कि हमारी जो 8 साइड्स वाली डायग्राम है वो छठे नंबर पे पहुंच रही है। इसका मतलब है मेरे बच्चों यहाँ पर n किसके इक्वल है 6 के। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। n इक्वल आ गया 6 के। अच्छा, n को डिस्कस करने से पहले चलें, ये तो बाद की बात थी, पहले हमने ये डिस्कस करना होता है कि आया जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। मेरे बच्चों अगर आप यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करें, जियोमेट्रिक सीक्वेंस की चलें पहले बात कर लेते हैं। तो जियोमेट्रिक के लिए हमने यही कंसेप्ट लिया है कि इनकी रेशियो सेम आनी चाहिए। रेशियो का क्या मतलब होता है, दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करें, तीसरी टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करें, आप देखेंगे इनकी रेशियो सेम नहीं आ रही होगी। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 360 को 180 पे डिवाइड करवाएं तो मेरे बच्चों ये आंसर बनता है जी 2 के इक्वल। इसी तरह 540 को 360 पे डिवाइड करवाते हैं तो इसका आंसर बनता है 3/2। तो आप देख सकते हैं एक का आंसर 2 आया है, एक का आंसर 3/2 आया है। तो ये तो रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो सीक्वेंस है ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि जियोमेट्रिक सीक्वेंस का कनेक्शन हमारा किसके साथ होता है, रेशो के साथ। के रेशो सेम आनी चाहिए, कॉमन रेशो आनी चाहिए, तो वो रेशो कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। आप इसको लिखने से पहले ये भी लिख लेंगे साथ, पहले इसको रेज कर लें, इसको बाद में लिखेंगे। इट इज एन अरिथमेटिक, इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इस बात का हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हमने निकालनी है जी 6 टर्म निकालनी है, क्योंकि हमने पहचान कर लिया कि यहाँ पर हमने असल में कौन सी टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है कि वो हमारी जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी है वो 6 नंबर पे आ रही है। इसका मतलब है कि हमने A6 फाइंड आउट करना है। तो मेरे बच्चों अगर आपने कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती है और आपको कुछ टर्म्स गिवन दी होती हैं और आपसे अचानक से पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 दी हुई है और आपसे पूछते हैं कि छठी निकाल दें या 7वीं निकाल दें, वो उन्होंने नहीं दी हुई, तो मेरे बच्चों पहले सीक्वेंस की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद आप उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म को लिखने के बाद आपने उसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी होती है। तो आपको जो रिक्वायर्ड होती है टर्म वो आपने निकाल लेनी होती है। तो ये हमें यहाँ पर तो पता चल गया कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब उसके लिए हमें जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म लिखने से पहले मैं पहले A1 की वैल्यू लिख लेती हूँ। A1 हमारे पास मेरे बच्चों यहाँ पर आ रहा है 180 डिग्री। उसके बाद हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना होता है। वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा देते हैं। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये मेरे बच्चों किसके इक्वल बनता है 180 डिग्री के। और हमने जो टर्म फाइंड आउट करनी थी वो असल में क्या फाइंड आउट करनी थी, 6 टर्म। वो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 और 8, और हमने 8वें नंबर वाली जो डायग्राम है, जो साइड है, वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अगर काउंटिंग करें तो मैंने कहा था वो छठे नंबर पे बनती है। तो इसका मतलब है n यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है 6 के। अब हमने जनरल फॉर्म इसकी लिख लेते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। A1 भी हमने निकाल लिया, उसमें हमें डिफरेंस की वैल्यू चाहिए थी, डिफरेंस भी निकाल लिया, और हमें n की वैल्यू चाहिए थी। तो मेरे बच्चों हमने n भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म लिखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे बच्चों वहाँ पर A1 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 180 के इक्वल, प्लस n की जगह हमने पुट करना था 6 माइनस 1, और डिफरेंस हमारा बना था जी 180 डिग्री। यहाँ पर n की जगह हमने मेरे बच्चों क्या पुट किया है 6। तो A6 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 180, प्लस 6 माइनस 1 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 180 आ गया। तो 180 प्लस 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये 900 में 180 ऐड करवाया तो ये मेरे बच्चों बनता है 1080 डिग्री। इसका मतलब है कि जो हमारी ऑक्टागोन है उसके एंगल्स का सम हमारे पास किसके इक्वल बनता है 1080 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसमें कहते हैं अब्दुल्ला एक्सरसाइज
ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स। कहते हैं अब्दुल्ला को एक बंदा है जी, वो ट्रेनिंग दे रहा है उसको, और वो कहता है कि एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे रहा है, और वो आप उसको कहता है कि आपने जी 10 मिनट हर दिन आपने 10 मिनट की जॉगिंग करनी है फॉर द फर्स्ट वीक। पहले वीक में हर दिन आपने 10 मिनट की जॉगिंग करनी है। आफ्टर ईच वीक, हर वीक के बाद ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम। कहता है कि हर वीक के बाद आपने एक काम करना है, अपनी इस जॉगिंग की टाइम को इंक्रीज करना है 5 मिनट, 5 मिनट्स पर डे। हर दिन के हिसाब से आपने 5 मिनट्स इंक्रीज कर देने हैं। एट 6 वीक हाउ मैनी टाइम्स विल ही जॉग। कहते हैं कि आपने बताना है कि छठे वीक में वो कितने मिनट्स की जॉगिंग करेगा। पहले वीक में 10 मिनट की कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हर वीक में 5 मिनट इंक्रीज करने हैं। तो जाहिर है अगर पहले वीक में 10 मिनट की कर रहा है तो उसमें 5 मिनट इंक्रीज करेंगे तो वो 15 मिनट बन जाएंगे दूसरे वीक में। तीसरे वीक में हमारे पास 20 बन जाएंगे, क्योंकि 5 इंक्रीज करना है। इसका मतलब है कि ये हमारा एक सीक्वेंस मान रहा है। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, हम लिखेंगे द सीक्वेंस इज, क्या आ रहा है, 10, 15, 20 अप टू सोन आगे तक, कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमने 5 इंक्रीज करना है। तो ये कुछ सीक्वेंस इस तरह का बनेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है फिर वही वाला मसला कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्या ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमने मतलब 6 टर्म फाइंड आउट करनी है, A6 फाइंड आउट करना है, 6 वीक के लिए बताना है, तो इसका मतलब आपने A6 फाइंड आउट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने जो A6 फाइंड आउट करना है, क्या वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूले से फाइंड आउट करना है या अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूले से करना है। क्योंकि कोई भी आपने टर्म निकालनी हो तो वो जनरल फार्मूले से निकालते हैं। तो मेरे बच्चों, मैंने पीछे भी यही डिस्कस किया है कि अगर आपने ये पहचान करनी है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो उसका क्या मेथड है कि जियोमेट्रिक के लिए आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि अगर रेशियो सेम आ रही हो तो आप कहते हैं ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, और अगर अरिथमेटिक चेक करना है तो उसके लिए आप डिफरेंस चेक करते हैं। तो मेरे बच्चों, पहले तो हम जियोमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए रेशियो निकालनी है। 15 को 10 पे डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 2 10 और 5 3/2। इसी तरह 20 डिवाइडेड बाय 15 तो इसकी और रेशियो बनेगी। तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बनता क्योंकि यहाँ रेशियो सेम नहीं आती। तो इसका मतलब है ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। वो किस तरह, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर भी 5 का, तो जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पर देखें, फिर मेरे बच्चों वही है, टर्म निकालनी है जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस किए हैं। तो उसके लिए पहले तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म हमने निकालनी है, जनरल फॉर्म लिखनी है। उसके लिए हमें A1 रिक्वायर्ड होगा, तो पहले A1 लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ गया, 10 के इक्वल। और वहाँ पर हमें D भी रिक्वायर्ड होगा। D की वैल्यू दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करवा देंगे। 15 - 10, 15 - 10 मेरे बच्चों ये 5 के इक्वल आ जाएगा। और हमें वहां पर n भी रिक्वायर्ड होता है। n हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल बन रहा है, 6 के, क्योंकि 6 वीक के लिए निकालना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर n किसके इक्वल बन जाएगा, 6 के। अब हमारे पास हमें जो जो जनरल फॉर्म में रिक्वायर्ड था वो सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होती है जनरल फॉर्म, an इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, n इज इक्वल टू A1 प्लस n -1 इंटू डी। अब A1 की जगह मेरे बच्चों क्या पुट कर लें, A1 की जगह आ जाएगा 10 प्लस n की जगह मेरे बच्चों क्या पुट करना है, 6 -1 और d की जगह मेरे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और a, और यहाँ पर n आ रहा है तो n की जगह हम 6 पुट कर लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी A6 इज इक्वल टू, पीछे देख लेते हैं हमें क्या चाहिए था, 10 प्लस ये आ रहा है हमारा 10 प्लस 6 - 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया। 25 प्लस 10 हमारे पास कितना आ गया, 35। तो इसका मतलब है कि छठे वीक में वो कितने मिनट्स की जॉगिंग करेगा, 6 वीक में मेरे बच्चों वो 35 मिनट्स की जॉगिंग करेगा। उम्मीद करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।